गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर सेकेंड और सेकेंड चैप्टर में साझेदारी का पाठ चल रहा है। साझेदारों के प्रकार देखे थे कल, अब साझेदारी के प्रकार देख रहे हैं। अवधि के आधार पर कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। आज देखते हैं देयता के आधार पर देयता के आधार पर साझेदारी कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 है इसमें सामान्य साझेदारी। देयता का मतलब क्या होता है बेटा? दायित्व। तो सामान्य साझेदारी में सभी साझेदारों के दायित्व असीमित और संयुक्त होते हैं। और असीमित का क्या मतलब है? अगर साझेदारी फर्म पर कोई कर्जभार हो जाता है और व्यवसाय की संपत्तियां कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो दायित्व असीमित होते हैं और संयुक्त भी होते हैं। संयुक्त कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था ए बी सी, मान लीजिए 3 साझेदार हैं। पूरा व्यवसाय बेचने के बाद भी इन पर 2 लाख रुपए का कर्जा रह गया। अब ये 2 लाख रुपए का कर्ज कौन चुकाएगा? ये तीनों ही चुकाएंगे मिलकर, चाहे तीनों को अपनी संपत्ति बेचनी पड़े। अब एक के पास में संपत्ति नहीं है तो क्या बेचेगा? ये एक के पास संपत्ति है ही नहीं तो कौन बेचेगा? बी और सी बेचेंगे। बी और सी संपत्ति बेचकर बाद में ए से जो हिस्सा ए का है वो वसूल कर लेंगे। इन फ्यूचर कभी भी ए जब भी देगा अपना हिस्सा ले लेंगे। तो इस तरह से इनके दायित्व असीमित होते हैं और संयुक्त होते हैं। एक साझेदार दूसरे से बंधा हुआ होता है। अगर सबके पास में संपत्ति नहीं है और केवल सी के पास संपत्ति है तो सी अपनी संपत्ति बेचकर चुका है। तो सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित और संयुक्त है। साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। सभी साझेदारों को प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है, चाहे कितने भी साझेदार हों, तथा उनके कृत्यों से, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से अन्य जो साझेदार होते हैं वो आबद्ध होते हैं, बंधे होते हैं। ऐसे फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन। ऐसी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है। साझेदार अगर चाहे तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और साझेदार नहीं चाहे तो नहीं करें। ऐसी फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है। फर्म का अस्तित्व साझेदारों की मृत्यु, पागल और अवकाश ग्रहण करने से प्रभावित होता है। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जेल चला जाता है या वो फर्म को छोड़ देता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारी व्यवसाय समाप्त हो जाता है। बाकी बचे हुए साझेदार नए सिरे से नई साझेदारी करके व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो समाप्त होगा। दूसरा देखिए सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी, इस प्रकार की साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, शेष का सीमित होता है। सीमित का क्या मतलब है? अपनी अंश पूंजी तक। इन्हें मान लीजिए 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई है, व्यवसाय में घाटा हो जाता है तो ये केवल यहीं तक उत्तरदायी है, इसके आगे नहीं। इसके आगे उत्तरदायी कौन होगा? जिसके दायित्व असीमित है वो उत्तरदायी है। तो देखिए सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है तथा शेष साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। कहां तक? अपनी अंश पूंजी तक।
ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व वाली साझेदारों की मृत्यु, पागलपन और दिवालिया होने से समाप्त नहीं होती है। ये जो साझेदारी है जिसमें दायित्व सीमित होता है, किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जेल चला जाता है, तो भी साझेदारी समाप्त नहीं होती है। सीमित दायित्व वाले साझेदार प्रबंध में भाग नहीं ले सकते तथा उनके कार्यों से न तो फर्म और न ही दूसरे साझेदार अवगत होते हैं। जिनका दायित्व सीमित है वो फर्म के प्रबंध संचालन में भाग नहीं ले सकते। प्रबंध और संचालन कौन करेंगे? जिनके दायित्व असीमित है वो प्रबंध और संचालन करेंगे। ऐसी साझेदारी का पंजीयन कंपलसरी अनिवार्य होता है, कराना ही पड़ेगा पंजीयन। सामान्य साझेदारी का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं होता है। तो ये हो गया बेटा साझेदारी के प्रकार। अवधि के आधार पर दो प्रकार की साझेदारी होती है, ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। और देयता के आधार पर सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी। ध्यान में रहेगा, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए साझेदारी संलेख, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साझेदारी संलेख। अब इस शब्द के बारे में तो आप जानते हैं, साझेदारी क्या होती है, इसके बारे में जानता है। संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख जिसमें साझेदारी से संबंधित नियम, शर्तें लिखी होती हैं और जिस पर सभी साझेदारों के सिग्नेचर होते हैं, वो कहलाता है साझेदारी संलेख। हालांकि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है। जैसे पंजीकरण अनिवार्य नहीं है सामान्य साझेदारी में, तो साझेदारी संलेख भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन साझेदारी संलेख का निर्माण कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि इन फ्यूचर भविष्य में चलकर साझेदारों में अगर कोई मतभेद पैदा हो जाते हैं तो मतभेद कैसे सुलझे जाएंगे? अगर साझेदारी संलेख ही नहीं है तो साझेदार कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर लिखित में सारी शर्तें लिखी हुई है और सबके सिग्नेचर हैं तो मतभेद को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है। साझेदारी उन लोगों का ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें और साझेदारों से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता करना आवश्यक है, ताकि बाद में साझेदारों में किसी प्रकार की गलतफहमी और विवाद, मतभेद उत्पन्न नहीं हो। यह समझौता मौखिक और लिखित हो सकता है। लिखित समझौता होना आवश्यक नहीं है, लेकिन लिखित होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। ओरल बात जो कही जाती है उसके लिए कल मैं मना कर सकता हूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे 100 रुपये दे दो, मैं कल आपको रिटर्न करता हूं, आपने 100 रुपये दे दिए। सेकंड डे आपने कहा सर 100 रुपये, अगर मैं कह दूंगी कौन से 100 रुपये, कब दिए थे मेरे को 100 रुपये, क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ओरल बात हुई है। लेकिन अगर आपने मेरे से अपनी कॉपी में लिखवा लिया कि सर यहाँ लिख दो 100 रुपये लिए और कल वापस कर दूंगा, साइन कर दो नीचे, तो फिर आप मेरे को बाध्य कर सकते हैं। इसलिए समझौता ये कोई जरूरी नहीं कि लिखित हो, लेकिन लिखित अच्छा ये रहता है कि लिखित समझौता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि निर्धारित शर्तों का प्रमाण है। लिखित समझौता जो साझेदारी को शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। अंडरलाइन कर लेंगे इसको बेटा। लिखित समझौता जो साझेदारी को शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। प्रश्न आया हुआ पहले एग्जाम में,
साझेदारी संलेख से क्या आशय है? तो साझेदारों के लिए जो लिखित शर्तें और नियम लिखे होते हैं उनको साझेदारी संलेख कहते हैं। अब देखिए क्या क्या बिंदु इसमें शामिल किए जाते हैं साझेदारी संलेख में। फर्म का नाम, फर्म का नाम आता है। व्यवसाय की प्रकृति और स्थान जहां वो स्थित है। व्यवसाय किस प्रकृति का है? ज्वेलरी का है, कपड़ों का है, अंडरगारमेंट्स का है, किसका है और वो किस स्थान पर है, ये बात इसमें लिखी जाती है। व्यवसाय की अवधि, अगर अवधि डिसाइड की गई है, कल देखा था हमने अवधि के आधार पर कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनकी अवधि डिसाइड की जाती है, अवधि समाप्त होते ही व्यवसाय अपने आप ही समाप्त हो जाता है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर अवधि का है तो अवधि लिखी जाएगी। प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश, किसका निवेश? पूंजी का निवेश। किस साझेदार ने कितना पूंजी का निवेश किया है वो इसमें लिखा जाता है। लाभ हानि का बंटवारा, लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाएगा वो अनुपात लिखा जाता है। साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व, किस साझेदार का क्या कर्तव्य होगा और किस साझेदार का क्या दायित्व होगा, यह बात में संलेख में स्पष्ट की जाती है। साझेदारों का वेतन और आहार, अगर साझेदारों को कोई वेतन दिया जाता है, कोई साझेदारों को वेतन तो दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? 10 साझेदार हैं, 10 में से 3 सक्रिय साझेदार हैं जो व्यापार को चलाते हैं, बाकी 7 व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेते हैं। तो जो 3 चला रहे हैं वो फ्री में क्यों चलाएंगे? अन्य साझेदारों को मिलकर उनको वेतन देना होगा तब वो व्यवसाय चलाएंगे। तो वेतन और आहरण, आहरण समझते हैं? आहरण, ड्राविंग्स, आहरण क्या होता है? देखो, जब कोई व्यवसायी अपने निजी कार्य के लिए व्यवसाय से कुछ दिन के लिए पूंजी निकालता है, लाख रुपए, 50,000 रुपए, जो भी निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति इतना इतना रुपए आहरण ले सकता है, निश्चित टाइम होता है, उस टाइम के बाद वापस डिपॉजिट कराना पड़ता है। घर में कोई काम है, बेटे या बेटे की शादी है, तो ऐसे में व्यापारी क्या करते हैं? अपनी फर्म में से आहरण ले लेते हैं। जितना आहरण लिया है उस पर ब्याज चुका के ब्याज सहित फर्म को वापस करना पड़ता है। तो वेतन और आहरण में इसमें लिखा जाता है। साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण और हटाए जाने से संबंधित शर्तें भी इसमें लिखी जाती है। फर्म के समापन की प्रक्रिया, अगर फर्म का समापन होता है तो समापन के लिए कौन सी प्रक्रिया को काम में लिया जाएगा वो भी इसमें लिखा जाता है। खातों को तैयार करना और उनका अंकेक्षण, अंकेक्षण मतलब ऑडिट, जांच कराना, किससे? अकाउंटेंट से, उसको कहते हैं अंकेक्षण। तो खातों को तैयार करना और उसका अंकेक्षण करना। विवादों के समाधान की पद्धति, अगर भविष्य में कोई विवाद हो जाता है साझेदारों में तो समाधान के लिए किस पद्धति को अपनाया जाएगा उसका भी इसमें उल्लेख किया जाता है। और फिर सभी साझेदारों के नीचे सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, ताकि हर साझेदार को नियमों का, शर्तों का पता रहे। अब देखिए, ऊपर एक साझेदारों के तुलनात्मक विश्लेषण दिया हुआ है। साझेदारों के प्रकार पहले पढ़े थे, सूची में देखिए। सक्रिय साझेदार क्या होता है? जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, प्रबंध में भागीदार होता है, लाभ हानि में भागीदार होता है और जिसके असीमित, यानी जो पूंजी लगाता है, लाभ हानि में भागीदार होता है, जिसके दायित्व असीमित होते हैं और जो व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार, ये साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, इसके दायित्व भी असीमित होते हैं, लेकिन प्रबंध संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, तो वो साझेदार कहलाता है निष्क्रिय साझेदार। अगला देखिए, गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदार
व्यवसाय में पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, पर गुप्त रूप से, दूसरों को यह पता नहीं होता है कि वो फर्म का साझेदार है। लाभ हानि में बंटवारा होता है और दायित्व इसका असीमित होता है। दायित्व तो सभी का असीमित है। नाम मात्र का साझेदार, ये न तो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, न लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, न प्रबंध और संचालन में भाग लेता है। इसके भी दायित्व असीमित होते हैं। ये केवल फर्म को अपने नाम का प्रयोग करने देता है। विबंधन साझेदार यानी प्रदर्शन द्वारा साझेदार, जो वास्तव में फर्म का साझेदार नहीं है, लेकिन वो दूसरे लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है कि जैसे वो फर्म का साझेदार है। तो ऐसा साझेदार न तो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, न प्रबंध संचालन में भाग लेता है, न लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी इसके दायित्व असीमित होते हैं। प्रतिनिधि साझेदार, ये व्यवसाय में न तो पूंजी लगाता है, न प्रबंध में भाग लेता है, न लाभ हानि में भाग लेता है, केवल ऐसा शो करता है कि वो व्यवसाय का प्रतिनिधि है, जबकि वास्तव में वो प्रतिनिधि नहीं होता। तो ऐसा साझेदार, इसके दायित्व भी असीमित होते हैं। अगर व्यवसाय पर कोई कर्ज भार हो जाता है तो बराबर का हिस्सा इसको चुकाना पड़ेगा। तो ये आ गया समझ में टॉपिक। सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, निबंधन साझेदार, उप साझेदार, प्रतिनिधि साझेदार, इनका सबका अर्थ आपको ध्यान में होना चाहिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको साझेदारों के प्रकार पूछे जा सकते हैं। आगे टॉपिक आएगा, देखिए पंजीकरण। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो आज कंप्लीट नहीं होगा ये। आपने ये पढ़ा है कि साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। साझेदार चाहे तो करा सकते हैं और न चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है उसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है, इसमें नहीं है। तो कल देखेंगे साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं, और कैसे पंजीकरण कराया जा सकता है, कहां से पंजीकरण होता है। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।